हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम क्लास 9th के कृतिका चैप्टर 2 यानी पार्ट 2 के भाग 2 ठीक है के साथ उपस्थित हैं और आज हम आगे के वृत्तांत को समझेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। आगे कहते हैं कि नाना जी जो थे वह परम मित्र थे उनके, और वह उनसे ज्यादा जो है क्या नाना थे। इसलिए हमारे पिताजी जो बात बात पे क्या करते थे, जो बात बात पे सत्ताधारियों से लड़ भिड़ जाते थे, वह क्या बिल्कुल एकदम चुप्पी साध गए। मैं बदस्तूर भूति कलपती रही, देखता का यह कहना है। और क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया को जो है टूट जाने पर रोया होगा, वह आश्चर्य हो रहा है, ऐसा संभव है। कहते हैं कि मेरी तब उम्र तब 9 वर्ष की थी और इतनी छोटी जो है नहीं कि गुड़िया से बहलती और इतनी बड़ी भी नहीं कि क्या डॉक्टरी तर्क को मैं समझती। आगे हम इसमें जब देखते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि मृदुला गर्ग जी ने ये कहा कि आगे का जो है तंग आकर जो है पिताजी क्या करते हैं, वह ब्रदर्स काराम जो एक उपन्यास है उसको इन्होंने दे दिया। और किताबें पढ़ने का चूंकि इनको बहुत शौक था, इसलिए जो है जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी क्या घर छोड़कर बाहर चले गए हैं, तो घर के बाकी सब प्राणी पलायमान कर चुके हैं, यानी वो भी बाहर चले गए हैं। तब इन्होंने क्या किया कि पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताबें पढ़ रहे थे, तो मैं भी क्या की, मैंने भी रोना धोना छोड़कर जो है किताब खोली और एक बार जो है शुरू कर लेने पर उसने मुझे जो है इतनी मोहल्लत नहीं दी कि मैं दोबारा रोना शुरू कर सकूं। यानी कि मैं उस किताब पढ़ने में पूरी तरह से जो है संलग्न हो गई। कहने का आशय उसी में मैं व्यस्त हो गई, तल्लीन हो गई। आगे हम जिक्र करें तो देखेंगे कि इतना ही नहीं, उस वक्त ये जो उपन्यास का जिक्र किया गया कि ब्रदर्स कारामजो, ये जो ब्रदर्स कारामजो मुझे देने में क्या तुक थी, क्या वजह थी इसके पीछे, तब मेरी समझ में नहीं आया। उस समय जो है ये मेरी समझ में नहीं आया कि यह जो है पुस्तक मेरे पिताजी ने मुझे क्यों दिया। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार जो है पढ़ी कि सारे पाठ जो है आपस में गड्ढ-मड्ढ हो गए। ठीक है, घुल मिल जाना एक प्रकार से हम कहें। कितना पहली बार में पल्ले पड़ा, कितना बाद में पड़ा, और कहना मुश्किल है। यानी कि मैं इस चीज को नहीं समझ पा रही थी कि पहली बार जब मैंने इसका अध्ययन किया उस समय मुझे कितना समझ में आया, और फिर बाद में जब मैंने कितना अध्ययन किया फिर कितना समझ में आया। और इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार पर जो है अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया था, क्योंकि इसकी जो टॉपिक था, इसका जो मुद्दा था, इसका जो एक भाग था, वह बहुत ही महत्वपूर्ण था। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को वह बराबर जो है प्रभावित करता रहा। जैसे जादू का कालीन मेरा नाटक नहीं, वह 3 किलो की छोरी जैसी कहानियां व कट गुलाल के उपन्यास के अंश। अब जो है माँ जी की मन्नत का अगर हम जिक्र करें कि माँ जी की जो मन्नत थी, मन्नत में से एक प्रकार से हम कहें से मनौतियां नहीं मानते हैं, कोई मुरादें अगर पूरी हो जाएं तो मन्नत मानी जाती है। तो यहाँ पर माँ जी का मन्नत का असर रहा होगा, ऐसा मैं मानती हूँ कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें जो हैं ये लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई।
नानी माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से पहले मैंने क्या किया, इनकार किए रही, यानी कि उन्होंने साफ मना कर दिया। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं थी, यानी पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई वह मैं नहीं थी। मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी, घर का नाम था रानी और बाहर का मंजुल। यानी हम देखते हैं कभी कभी किसी बच्चों के दो नाम होते हैं, ठीक है, घर के और बाहर के, और उसमें एक कंफ्यूजन आ जाता है। जैसे जो लोग यहाँ पर जानते हैं कि घर के सदस्य तो जानते हैं, लेकिन बाहर का कोई अगर सदस्य आता है तो फिर वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो कहने का आशय लेखिका का यही कहना है कि मंजुल भगत मिला जुला, ठीक है। जैसे अब लेखिका का अवतार हुआ मंजुल भगत, क्योंकि लिखना शादी के बाद इन्होंने शुरू किया। यहां से एक अवतार माना गया कि लिखना जो है इन्होंने शादी के बाद शुरू किया, और अपना जो है नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में जो है कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, इसलिए जो है पैदाइशी जय नाम छोड़ भगत बनी, ठीक है। दूसरे नंबर पर मैं भी थी, घर का नाम उमा और बाहर का नाम मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, और उससे कुछ पहले नारीवाद का जो चलन हुआ था, शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था, ठीक है। उसी ने क्या किया था, ये चलाया था। शादी के बाद न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था, वहीं से परंपरा शुरू हुई एक प्रकार से माना जाए तो। और मन्नू भंडारी का हवाला देकर जो है हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग जो है पोंगा पंथी घर घुस्सू क्यों हो, ठीक है। एक प्रकार से अगर इसको हम कहें तो यह कटाक्ष माना जाएगा, ठीक है। नाम क्यों बदला, हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब ही नहीं रहता था कि नाम क्यों बदला गया। अब भी नहीं, नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का ही क्या होता है, नुकसान होता है। मैंने नहीं देखा, पूछने को तो पिताजी से लोग अक्सर ही पूछा करते थे, 5 बेटियों से जो है आपका मन नहीं भरा, जो हर बेटी को 2-2 नाम जो है आपने रख छोड़े हैं। मुझसे छोटी बहन का घर का नाम है गौरी और बाहर का नाम है चित्रा। यानी कि इसके ताने भी मिलते थे, कटाक्ष भी किए जाते थे कि आपकी 5 बेटियां हैं, क्या अब भी इससे आपका मन नहीं भरा कि आपने एक बेटी के 2 नाम रख दिए हैं, ठीक है। फिर आगे इसमें हम जब देखें तो पुनः वही तथ्य सामने आता है प्रकट होकर कि मुझसे छोटी बहन का घर का नाम है गौरी और बाहर का चित्रा। वह नहीं लिखती, उसका कहना है कि वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई जो है पढ़ाने वाला भी तो चाहिए। खैर जो है उसके बाद जब 4वीं-5वीं बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने जो है इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक एक नाम ही रखा, क्योंकि वह बिल्कुल झल्ला उठे थे। और रेडू और अचला, यह इसको दूसरी तरफ मोड़ ले जाता है। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ, राजीव। मजे की बात तो यह थी कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रहीं। अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे, यानी इन लोगों को भी उसमें बहुत ही दिलचस्पी थी। कहते हैं कि अचला मुझसे 8 साल छोटी है और साथ ही साथ जो है वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए इन्होंने क्या किया, अंग्रेजी में लिखती, पर राजीव फिर भी जो है यह अपने लेखन को अंग्रेजी में न करके यह हिंदी का हवाला देता, यानी अपने तथ्य को यह हिंदी में ही लिखता। हम 4 लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पढ़ता है, मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफी समय लगा। आगे लेखिका का मानना है कि फिर उसके फायदे भी नजर आने लगे।
कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से दो चार नहीं होना पड़ता है। वैसे हम जानते हैं कि हम जब कोई भी प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं तो उसमें दो पहलू बनते हैं, एक तो या फिर उसकी प्रशंसा होगी या फिर उसकी आलोचना होगी, लेकिन हमें अपने तथ्य को ध्यान में रखकर अपने कार्य को पूरा करना रहता है। आगे अगर हम इसमें जिक्र करें कि खैर मैं अपनी ही नहीं उन और देवियों की बात कहना चाहती हूँ कि जो परदादी की मन्नत के नतीजतन धरती पर आई और लेखक नहीं बनी। जो बनी उन्हें सांस लेने की क्या थी, जरूरत नहीं थी, या सांस लेने की जरूरत कुछ ज्यादा हो, ये समझ में आ सकता है। जैसा मेरे पिताजी ने एक बार मंजू से कहा था कि कोई दम तो नहीं घुटता, यानी सांस लेने की जरूरत ही ज्यादा है। पर यहाँ तो हम शेर तो गैर लेख का बहने तथा शेर, यानी कोई शेर है तो कोई शवा शेर है। इस प्रकार से यहाँ पर मुहावरा का थोड़ा सा प्रयोग किया गया है, दोनों को कंपेयर यानी कि तुलना करने के लिए, दोनों के विशेषण यानी गुणों को। चौथे नंबर पर जो रेणुका थी उसका यह आलम था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से जब वापसी यानी वापस आती थी तब जो है वह गाड़ी उसे और उससे छोटी बहन अचला को कहाँ पर, उस बस अड्डे पर जो है लेने जाती, तो रेणुका जो है उसमें बैठने से इनकार कर देती। उसका यह कहना था कि यूं थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में जो है बैठकर तय करना सामंत शाही का प्रतीक था, और कहीं ना कहीं यह सही भी था, जो शायद था, पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड़ का भी, यानी कि पिता को बहुत ही ज्यादा इससे लगाव था, और रसोइयों को खाना खिलाकर जल्दी फारिग करने की लाचारी का भी। वैसे तो माँ तो सब चीजों से उदासीन रहती थी, पर पिता काफी फुरते भुनते जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही है और रेणु जो है यह पीछे पीछे पसीने में तरबदर होते हुए खरामा खरामा यानी कि काफी परेशान होकर आती है, तो बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थिमैया को एक पत्र लिखा और उनका चित्र मंगवा लिया था, जो एक मोटरसाइकिल सवार जो है जवान आकर उसके हाथ में दे गया था। पड़ोस में उसका रुतबा काफी बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ साथ उसके जब परीक्षा यानी कि इम्तिहान देने से भी परहेज था, यानी उसको मनाही थी। यानी कि इस प्रकार से यह एक प्रश्न बन जाएगा कि उसको क्यों मनाही थी परीक्षा देने से, यानी जब इसकी बारी आई तो वह अड़ गई। उसने ऐसा मान लिया कि मैं पीछे नहीं हटूंगी, मुझे परीक्षा अवश्य ही देना है। पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों जरूरी है, तब मैं इम्तिहान दूंगी। यानी वह उसके उद्देश्य को समझना चाहती थी कि अगर मैं बीए करूंगी तो इसका जो है हमें क्या लाभ मिलेगा, या मैं क्यों करूं। अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फायदा है वरना नहीं, तो हमने तरह तरह के जो है वहां पर उसे तर्क दिए। माँ ने कहा कि पिताजी से पूछो कि, फिर पिताजी ने क्या कहा, नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग तुम्हें इज्जत देंगे या इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह, यानी कि और अन्य प्रकार के तर्क। कोई तर्क किंतु जो है विश्वसनीय नहीं लगा, और न रेणु को न खुद उन्हें। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया, क्या, जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा, और वो था क्या, कहा बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूं करो। यानी उन्होंने उसे आदेश दिया, सख्त आदेश दिया। रेणु ने बीए कर तो लिया, पर जो है सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाकर सच बोलने में वह मां से भी 2 कदम आगे। यानी जो उसकी वास्तविकता थी वह अभी बिल्कुल बदली नहीं थी। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं, यानी वह बहुत ही करारा सच बोलती थी। वह मजाक कर रही होगी इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती है, और आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता तो वह कहती कि नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। इत्र यानी एक प्रकार का यह सुगंधित औषधि माना जाता है, या औषधि इसको हम कह सकते हैं, जिसका हम अपने शरीर के तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आप जानते हैं कि
यहाँ पर नहाने का जिक्र आया है, यानी दैनिक वह क्रिया बराबर वह कर रही है। और उसने यह भी संकेत दिया कि जो लोग स्नान नहीं करते हैं उन्हीं लोगों को इत्र की आवश्यकता होती है, मुझे नहीं, क्योंकि मैं प्रतिदिन स्नान करती हूँ। तीसरे नंबर पर चित्रा है, वह क्या कहती है, वह कॉलेज पढ़ने तो जाती पर खुद पढ़ने से ज्यादा उसमें दिलचस्पी रहती है औरों को पढ़ाने में, यानी खुद पढ़ने से ज्यादा वह दूसरों को पढ़ाने में दिलचस्पी रखती है। इसलिए इम्तिहान में उसके अंक जो है क्या है, वह कम और उसके सारिंदों या फिर सारगिंदों के ज्यादा आते थे। ठीक है, यानी वह खुद तो कम पाती थी लेकिन जिसे वह पढ़ाती थी वह अधिक अंक प्राप्त करते थे। पर अपने यहाँ सब चलता था, उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नजर में लड़का जो है पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। थोड़ा सा लेकिन यह मुश्किल काम था कि हमारे माँ बाप ही नहीं थे, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ नहीं था, पर उसका एक प्रकार से यह कहना था क्या कि वह जो सोच लेती है करके रहती है, तो उसकी शादी उसकी लड़के से हुई, यानी कि उसी के समकक्ष होना चाहिए, अन्यथा इसके जो परिणाम है कुछ और ही निकलकर सामने आते हैं। कोई मुश्किल पेश नहीं आई, आती भी क्यों, उसने कहा मैंने जो है पहले ही मुलाकात में ही उसे बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ होकर रहता है, तो उसने बात आगे खींची ही नहीं, पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिए, यानी कि वह समझ गया कि यह कुछ अनिले टाइप की यह लड़की है, यानी कि यह जो सोचेगी वही करेगी, तो शायद इसके स्वभाव से यह पूर्ण रूप से रूबरू हो चुका था, इसलिए यहाँ पर यह संपन्न हो गया। हमें सबसे छोटी बहन अचला काफी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती थी और पिता का कहा मानकर पहले उसने जो है अर्थशास्त्र किया और फिर जो है इसने पत्रकारिता में दाखिला लिया। पहले इसने अर्थशास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया और बाद में जो है यह पत्रकारिता इसमें जुड़ गई और ढंग से पढ़ाई की और अच्छे अंकों से पास भी हुई। फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली, पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई। और हुआ क्या कि घर बार में मन ज्यादा रुचा नहीं और मंजुला और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही उसको भी वही रोग लगा, क्या, लिखने का रोग लगा। एक बात हमें भी एक सी रही घबरा कर, या हम कहें कि घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले न चलाया हो, उसे तोड़ा भी नहीं और शादी जो है एक बार की और उसे कायम रखा और चाहे तलाक की कगार पर खड़ी चली हो, पर दोनों पहलुओं को देखें पर तो कगार तोड़ डूबी नहीं, यानी कि वह कभी हतोत्साहित नहीं हुई, चाहे तलाक के कगार पर ही क्यों न चली गई हो। शायद इसीलिए कि जैसे मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था, क्या कि हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि यह जो मनुष्य होते हैं, यानी कि यहाँ पर मर्द शब्द का उपयोग किया गया है, बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफी है, यानी कि पहले से ही जो है यह पुरुषों और नारियों में भी भेद चला आ रहा है, तो उसी पर यह करारा प्रहार किया गया है। इसमें लेखिका ने करारा जो है प्रहार किया है। शादी के बाद में बिहार के ऐसे छोटे से कस्बे, जिस कस्बे का यहाँ जिक्र किया गया वह है डालमिया नगर में रही, और जहाँ जो है मर्द और औरतें चाहे वह पति पत्नी क्यों न हो पिक्चर देखने भी जाते हैं तो अलग अलग दरबों में बैठते हैं, यानी वहां भी एक प्रकार का विभेद था। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहां पहुंची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही, यानी उसके अंदर अभिनय करने का कला था। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी और साल भर के भीतर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। और अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए, यानी यह सिलसिला चलता ही रहा और अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से ही जो है हमने क्या इकट्ठा किया, पैसे भी इकट्ठा किए। वहां से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे
जिसका जिक्र है बागलकोट में, वह पहुंच गई और तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल और जाने के योग्य हो गए थे, पर वहां कोई ढंग का स्कूल नहीं था। और मैंने कई लोगों से राय भी ली। मैंने पास के कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त की थी कि उनका मिशन वहां की जो है सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से जो है हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल ले। पहले उन्होंने कहा कि चूंकि उस प्रदेश में जो है क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, इसलिए यह संभव नहीं था, यानी कि वह स्कूल खोलने में असमर्थ थे। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक जो है सिद्ध करते हुए, यानी उन बच्चों को भी मैंने उस योग्य बनाया, यानी उनकी सहमति ली और अपना इसरार जारी रखा, अपना प्रयास जारी रखा। तब उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर सकते हैं, बशर्ते आप जो है हमें यह यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा, तभी हम जो है स्कूल खोल सकते हैं, यानी कि यह कार्य कर सकते हैं। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा स्कूल को छोड़िए, किसी के भी बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले 100 वर्ष तक चलेगा। वे भी गुस्सा खा गए, बोले खुदा का लाख शुक्र है बच्चों के न जो है पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। बात कड़वी थी पर 100% सच। सच के आगे से झुकाने की हमारी जो है बचपन की आदत थी। तो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़, ये जो 3 प्रकार की भाषाएं हैं, इसे जो है पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहां खोलूंगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाऊंगी। वहां के अनेक मेहनती और किसके लोगों की मदद से यह मैंने जो है व्रत पूरा किया और मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात स्कूलों में भी वह दाखिला यानी कि प्रवेश पा गए। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के स्वभाव के कारण जो है कई प्रकार के नए नमूने पेश किए, पर सबसे ज्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में, जो शुरू से अब तक लीक से खिसका अपनी राह खुद तलाशता रहा, पर सब कुछ जो है सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबिले नहीं पहुंच सकती। क्यों? क्योंकि 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ कितना 9 इंच बारिश हो गई। दिल्ली की खासियत यह रही कि थोड़ा पानी बरसते ही वहां के नालों और पर नालों में बाढ़ आ जाती और पुलों के नीचे पानी भर जाता है। तमाम यातायात जो है प्रभावित होते हैं। इस कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों से फाइलें पानी में तैर रही थी। अगली सुबह किस तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला। जाहिर है कि रेणु की इस स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। रेणु ने कहा कोई बात नहीं है कि मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने समझाया कि क्या करोगी जाकर, स्कूल तो बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा कि आपको कैसे पता इस सवाल का माकूल यानी कि उत्तर। जवाब किसी के पास नहीं था। हमारे यहाँ फोन जरूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते क्या था, बारिश के चलते वह बिल्कुल ठप पड़ा हुआ था और रेणु अकेली जो है पैदल स्कूल चल दी। गनीमत यही रही कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद पूर्ण रूप से थम चुकी थी। सड़कों पर पानी भरा था और बरस नहीं रहा था, तो रेणु 2 मील जो है पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसा हमने कहा था वह बिल्कुल बंद था। चौकीदार जो था रेणु को देख दंग रह गया और वह रेणु को कोई मलाल नहीं था। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। सबने कहा कि हमने पहले ही कहा था। उसने कहा कि स्कूल तो बंद था तो मैं वापस आ गई। इसमें जो है आपका कहना कहां से आ गया। सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे। उस दिन जगह जगह पानी जो था वह सराबोर था, बिल्कुल लबालब भरा हुआ था। और कहते हैं कि सुनसान शहर में निचाट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते चलते
जाना या चले जाना, सच जो है अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। तो यहाँ पर हमने जो है कई प्रकार के भाव जो है इसमें हमने जाना, समझा और देखा। आप भी इसका स्वतः अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।